आइए शुरुआत करते हैं शो की और सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। कल हमने आपको वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज दी थी और आज भी हम आपको वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। लेबनान में एक बार फिर से धमाका हुआ है। इस बार वॉकी टॉकी और रेडियो और कुछ मोबाइल फोन में धमाके की खबर आ रही है। ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से राह चलते हुए अचानक से लोगों के वॉकी टॉकी फटने लग गए, लोगों के रेडियो डिवाइसेस फटने लग गए और कहा जा रहा है कुछ जगहों पर तो मोबाइल फोन में भी धमाके हुए हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए और देखिए कैसे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में भी कहा जा रहा है एक जगह कार में धमाका हुआ है, एक जगह घर के अंदर धमाका हुआ है और कल के धमाके में 4000 लोग जख्मी हुए थे। आज भी सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये देखिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जल्दी से लेकर आइए। ये देखिए किस तरह से यहां पर एक शख्स दुकान में बैठकर काम कर रहा है, उसके पास सैकड़ों मोबाइल डिवाइसेस देखे जा सकते हैं और यहीं पर बताया जा रहा है कि मोबाइल डिवाइस में धमाका हुआ है और एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। लेबनान की खबर है जहां पेजर के बाद वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ है, रेडियो डिवाइस में ब्लास्ट हुआ है, कुछ मोबाइल फोन में भी ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में 3 की मौत हो गई है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। पेजर विस्फोट में मारे गए शख्स के जनाजे में भी धमाका हुआ है। यानी एक के बाद एक लेबनान में कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर धमाके हो रहे हैं और यह आशंका कल ही हमने जाहिर की थी, कि कम्युनिकेशन डिवाइस को टारगेट किया जा सकता है और यह बहुत खतरनाक तरीके से। यह देखिए कल की तस्वीर जब पेजर्स में ब्लास्ट हुए थे और यह आज की तस्वीर जहां कहीं मकान में ब्लास्ट हुआ है, कहीं कार में ब्लास्ट हुआ है, तो कहीं राह चलते लोगों के जेब में धमाके हुए हैं। और इस बात की आशंका इंडिया डेली में हमने कल ही जाहिर की थी। 2 तस्वीरें आप देखिए, एक स्कूटी में ब्लास्ट हो गया, स्कूटी में भी बैटरी होती है, ई स्कूटी यानी इलेक्ट्रिक स्कूटी में ब्लास्ट की खबर है। 2 तस्वीरें आपके सामने है, यानी जहां जहां जो भी बैटरी इंटरनेट से कनेक्टेड है वहां वहां धमाके की गुंजाइश है। 2 तस्वीरें आपके सामने है। आज कुछ मोबाइल फोन्स में भी धमाके की खबर आई है और यही आशंका हमने आपको बताई थी। इस आशंका को हमने आपके सामने रखा था, इसे रूबरू किया था। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज, सीरियल ब्लास्ट से लेबनान दहल गया है। पेजर वॉकी टॉकी के बाद सेलफोन में भी ब्लास्ट की खबर आई है। कई तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस में ब्लास्ट की खबर आ रही है और कई घरों में सोलर बैटरी में भी ब्लास्ट हुई है। जी हां, उन बैटरीज को निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस मकान की जहां पर सोलर बैटरी में ब्लास्ट की खबर आ रही है और सुनिए किस तरह से धमाके हो रहे हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि एक बग भेजा जाता है किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस में। उस बग यानी कि उस सॉफ्टवेयर अपग्रेड या फिर बग के जरिए, इस मॉलवेयर के जरिए किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का बैटरी टेंपरेचर इतना बढ़ा दिया जाता है कि अचानक उसमें धमाके होने लगते हैं। इससे पहले आपने भी सुना होगा कि किसी भी मोबाइल फोन में बैटरी में धमाके हुए हैं अगर उसकी बैटरी टेंपरेचर एक तय सीमा से ज्यादा बढ़ जाए और इसी का इस्तेमाल इस घटनाक्रम के पीछे बताया जा रहा है। लेकिन ये कर कौन रहा है इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है। हालांकि आरोप इजराइल पे लग रहे हैं कि इन धमाकों के पीछे इजराइल के इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स और आईटी एक्सपर्ट्स का हाथ हो सकता है और इजराइल ने ही धमाके कराए। ये देखिए एक और तस्वीर जहां पर अचानक से मोबाइल फोन में ब्लास्ट होता है और कुछ लोग घायल हो जाते हैं। यह तस्वीर भी लेबनान की बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इसी तरह से कम्युनिकेशन डिवाइसेस में धमाके हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात आज की एक और इंपॉर्टेंट खबर की। 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी कि देश में अब बार बार चुनाव के झमेले खत्म, एक बार में सारे चुनाव करा दिए जाएंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रस्ताव पर मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में आधिकारिक मुहर लगा दी है। लेकिन उससे पहले आपको इस खबर पर डिटेल दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली के करोल बाग के हादसे की तस्वीर जरूर देखनी चाहिए और उसके रेस्क्यू की तस्वीर जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए। दिल्ली के करोल बाग में आज अचानक बड़ा हादसा हो गया और इसमें 3 मंजिला इमारत ढह गई। अब इस तस्वीर को आप देखिए कि कैसे एक शख्स को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम जद्दोजहद कर रही है और यहां पर देखिए पूरा शख्स अंदर तक फंसा हुआ है, उसके ऊपर कंक्रीट पूरी तरह से अगल बगल कंक्रीट के आप उसको देख सकते हैं, जमावड़े को देख सकते हैं और साथ ही सरिया के बीच ये फंसा हुआ है। अब इसे निकालने में मुसीबत यह है कि एक भी ईंट अगर इधर उधर हुई, एक भी
सरिया गलत निकाल लिया गया तो इसकी जान भी जा सकती है। हालांकि आपको बता दें, इसे बाद में सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। और यह तस्वीर किसी लेबनान, सीरिया या किसी मिडिल ईस्ट कंट्री की नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की है, जहां बरसात के चलते जर्जर हुई इमारत जमींदोज हो गई। और हादसे के बाद जब राहत बचाव का काम शुरू हुआ तो ये तस्वीर सामने आई, जिसमें एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता नजर आ रहा है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए आप, किस तरह से इस शख्स को बचाया गया है। निकालो, इसी को निकालिए, यही निकलेगा, ये निकल जाएगा आराम से। खींचो इसको, जरा खींचो। ले लो तुम। 8 लोगों को, टोटल 8 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अभी भी कुछ लोग और ट्रैप होने का आशंका जताया जा रहा है, जिसके लिए लोकल पुलिस और बाकी सभी एजेंसीज मिलकर इस पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम्स भी आ चुके हैं, लोकल पुलिस है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम्स है और बाकी आप जैसे कि देख रहे हैं लोकेशन इसका ऐसा है कि बहुत ही एक क्राउडेड और नैरो लेन्स हैं, जिसमें कि व्हीकल या हेवी इक्विपमेंट आ भी नहीं सकता है। तो इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है, बट उसको जितना भी बेस्ट कर सकते हैं सारी एजेंसी इसमें लगी हुई है एंड वी आर कैरिंग आउट द रेस्क्यू ऑपरेशंस। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस शख्स को बचाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। बिल्डिंग के बीच फंसे इस शख्स को बचाने के लिए राहत और बचाव की टीम लंबे समय तक काम करती रही। एक एक ईंट और एक एक सरिया बहुत सोच समझ के निकाला और हटाया जा रहा था, क्योंकि एक गलत फैसला इस शख्स की जान ले सकता था, इस शख्स की जान कभी भी जा सकती थी, क्योंकि यह शख्स ऐसी जगह फंसा हुआ था जहां से निकालना इसे बहुत टेढ़ी खीर थी। खबर जो अपडेट हुई है उसके मुताबिक बिल्डिंग कोलैप्स के इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन यह शख्स आज खुशकिस्मत था कि इसकी जान बचा ली गई। हालांकि इस मलबे में दबने से कई लोग घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है और 11 लोगों का इलाज अभी अस्पताल में किया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब बताते हैं आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल पर इस पर आधिकारिक मोहर लगा दी है। प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूर कर लिया गया है। हालांकि इसे कानूनी अमली जामा पहनाने में अभी वक्त है, लेकिन जब ऐसा हो जाएगा तो इसका अब वन नेशन वन इलेक्शन कानून बन जाएगा। हालांकि जिस तरह से लेकर इसे कमेटी बनी और सभी विधानसभाओं को लेकर इसमें मिलाया गया, इतना तो तय है कि जो 2014 में पीएम मोदी की तरफ से किए गए इस चुनावी वादे ने अब आकार लेना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी भी लाल किले से लेकर इसे बोलते रहे हैं। इसके पीछे पीएम की दलील है कि बार बार चुनाव देश की तरक्की में बाधा है। इसके लिए बनी कमेटी की अगुवाई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। 18,626 पन्नों वाली यह रिपोर्ट 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है, जिसमें स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से चर्चा की गई है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है। जो आपने कहा हाई लेवल कमेटी के दौरान भी कंसल्टेशंस हुए थे, यस कंसल्टेशंस हुए, बहुत एक्सटेंसिव हुए, और उसके कारण जो प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए वो प्रिंसिपल्स को आगे इम्प्लीमेंट करना है। उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए मान लीजिए कॉमन इलेक्टोरल रोल, एक पूरे देश में एक कॉमन इलेक्शन की जो रोल है वो होना चाहिए, वोटर लिस्ट होनी चाहिए। तो वो वोटर लिस्ट राज्य सरकार के सहयोग के से ही बन पाएगी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों मिलके ही उसको कर पाएंगे ना। पूर्व राष्ट्रपति की अगुवाई वाली इस कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कई सुझाव दिए हैं। अब आपको एक एक कर उसमें क्या अहम सुझाव दिए गए हैं ये भी जल्दी से बताते हैं। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाने की बात कही गई है। किसी को बहुमत नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव 7 कराए जाएं। दूसरे फेज में 100 दिन के भीतर लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराए जाएं, जिसमें पंचायत चुनाव, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव संभव हों। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों की सलाह पर सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करे। एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग पर भी काम किया जाना बहुत आवश्यक है। 2023 में 2 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई, जिसमें 8 लोग सदस्य बनाए गए।
अब आपको बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति की अगुवाई वाली कमेटी के सदस्य कौन कौन रहे। इसमें रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति जो कि इसके अध्यक्ष थे, इसके अलावा हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता, अमित शाह गृह मंत्री, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता, गुलाम नबी आजाद डीपीए नेता, एनके सिंह पूर्व अध्यक्ष 15वां वित्त आयोग, डॉक्टर सुभाष कश्यप पूर्व महासचिव लोकसभा, संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त। ये तमाम लोग इस कमेटी के सदस्य थे। वहीं इस मामले में एआईएमआईएम के मुखिया अजहरुद्दीन ओवैसी की तरफ से सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया गया है। अपने बयान में अजहरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं, 2019 में जब उनको दोबारा कामयाबी मिली तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने एमपीज थे, लोकसभा राज्यसभा के, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी और लेट हमारे जो सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। लेकिन मामले में दिलचस्पी है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उसने फिलहाल इस मामले पर न तो सरकार का विरोध करने का फैसला किया है और न ही साथ जाने की बात कही है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भली भांति इस बात को जानती है कि जहां जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां जब भी चुनाव होंगे भाजपा पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इसलिए भाजपा चुनाव से भागना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, उन सरकारों की आयु बढ़ाना चाहती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो नोटबंदी के बड़े बड़े फायदे गिना रही थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के खिलाफ काले कानून लाई थी, फिर उन काले कानूनों के बड़े बड़े फायदे बता रही थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अग्निवीर जैसी योजना लेके आई है, उसके बड़े बड़े फायदे बता रही। तो उत्तर प्रदेश की जनता, पीडीए परिवार, वो उत्तर प्रदेश में समय से चुनाव चाहता है, पीडीए अपना हक चाहता है। और वन नेशन वन इलेक्शन पे जब कोई ड्राफ्ट सामने आएगा तो समाजवादी पार्टी आगे प्रतिक्रिया जरूर देगी। अब बड़ी दिलचस्प खबर आपको बताता हूं जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। अगर आपने भी जीवन में कभी सोचा हो कि कैलाश पर्वत के दर्शन करने हैं तो अगले 2-3 मिनट में आपको अपनी टीवी सेट को नहीं छोड़ना है और इस खबर को सबके साथ शेयर करना है, क्योंकि हम जो खबर आपको देने जा रहे हैं ये एक खुशखबरी है। अब आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से MI-17 के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश पर्वत के दर्शन मिल सकते हैं। कैलाश पर्वत की जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसे आप अपनी आंखों से जाकर कैलाश पर्वत के पास जाकर दर्शन कर सकते हैं। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन के भीतर इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। असल में इस यात्रा की शुरुआत 15 सितंबर को पहले सड़क रास्ते के जरिए होनी थी, लेकिन बारिश के चलते खराब हुई सड़क के बाद हेलीकॉप्टर से यात्रा कराने का फैसला किया गया है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इसके लिए 4 दिन का पैकेज तय किया गया है, जिसमें प्रति व्यक्ति कीमत 75,000 रुपए तय की गई है। इसमें हेलीकॉप्टर, जीप का किराया, रुकना, खाना, गर्म पानी, रजाई, गद्दे सब कुछ शामिल है। गुंजी गांव के सभी होम स्टे बुक कर लिए गए हैं। राज्य या केंद्र सरकारें यात्रा किराए में चाहें तो सब्सिडी भी दे सकती हैं। अब दर्शन का प्लान क्या है यह भी जान लीजिए। कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों में माना जाता है। हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने जो 4 दिन का टूर पैकेज बनाया है उसके बारे में आपको बताते हैं। पहले दिन से लेकर चौथे दिन में इस टूर पैकेज में आप कहां कहां जाने वाले हैं। हर यात्री को पिथौरागढ़ से 11 किलोमीटर दूर धारचूला में स्वास्थ्य जांच करानी होगी, यहीं परमिट मिलेगी। पिछले दिन पहले दिन हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ से गुंजी गांव आप पहुंचेंगे, यहां रात बिताएंगे। अगले दिन कार से आदि कैलाश के दर्शन के लिए जॉलिंगकांग जाएंगे, शाम को गुंजी लौटकर रात बिताएंगे। तीसरे दिन कैलाश व्यू पॉइंट जाकर लौटेंगे, गुंजी में तीसरी रात बिताएंगे। चौथे दिन हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ यात्री वापस लौट आएंगे। अब आपको मैप के जरिए इस यात्रा का रूट समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहले ही साफ है कि यह यात्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से शुरुआत हुई। पिथौरागढ़ यहां से आर्मी के हेलीकॉप्टर 70 किलोमीटर दूर गुंजी यात्रियों को ले जाएंगे। गुंजी यहां से प्राइवेट जीप मिलेगी जो नाभीढांग पहुंचाएगी। नाभीढांग यहां से 9 किलोमीटर का सफर सेना की गाड़ी में करना होगा। इसके बाद कैलाश पर्वत लिपुलेख पास के पास आप पहुंचेंगे और कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का नाम सीधे महादेव देवादिदेव से जोड़ता है।
अलग अलग शास्त्रों में इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं लिखी हुई हैं। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे पवित्र स्थान भी माना गया है। लेकिन कुछ और भी मान्यताएं हैं जो कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई हैं, जो काफी दिलचस्प हैं। ये पर्वत शिव जी का घर कहा जाता है, निवास कहा जाता है। भगवान ऋषभ देव को यही निर्वाण मिला। कैलाश पर्वत पृथ्वी का बिंदु केंद्र भी कहा जाता है। ऋग्वेद में हिमालय के सबसे पवित्र शिखर होने का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथ में ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु इसे बनाया गया है। शिव, ब्रह्मा, मरीच, रावण और भस्मासुर ने यहीं पर तपस्या करके वरदान हासिल किया था, यह भी कहा जाता है। तो अब यह खबर जो हमने आपको बताई है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कैलाश पर्वत के दर्शन की प्लानिंग कीजिए। अगली खबर की बात करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर जल स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। जी हां, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पानी और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं, साथ साथ मुमकिन नहीं है। यह भारत का नया नारा है और इसके लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दे दिया है। इस नोटिस में साफ साफ पाकिस्तान को कहा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी में भारत बदलाव चाहता है। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि में बदलाव को लेकर पाकिस्तान को नोटिस चिपका दिया है, जिसमें भारत ने कहा है कि आज के हालात में पुराने संधि को बनाए रखना संभव नहीं है और इसलिए इसमें बदलाव की आवश्यकता है। आपको बता दें कि भारत ने 30 अगस्त को यह नोटिस भेजा था, जो अब सामने आया है। इसमें कहा गया है कि सिंधु नदी के पानी का उपयोग और जनसांख्यिकी बदल रही है। इस बीच भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में हमें संधि पर बदलाव पर विचार करना चाहिए। भारत ने इस नोटिस में पाकिस्तान की ओर से लगातार जारी आतंकवादी गतिविधियों का भी जिक्र किया है और कहा है कि पाकिस्तान भारत की उदारता का अनुचित लाभ उठा रहा है। ऐसे में इस संधि पर दोबारा सोचने की आवश्यकता आ गई है। यहां यह गौर करना बहुत जरूरी है कि भारत ने यह मांग 8 साल पहले 2016 में भी उठाई थी, जब पाकिस्तानी आतंकियों ने उरी आतंकी हमले को अंजाम दिया था। तब भारत सरकार ने उरी हमले के विरोध में पाकिस्तान से इस संधि की समीक्षा की मांग की थी। जाहिर है, संधि समझौते की समीक्षा के पीछे पाकिस्तान का आतंकी चेहरा है। सिंधु जल समझौता क्या है, यह भी जल्दी से जान लीजिए। 1947 में भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान नया मुल्क बना, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के साथ ही पानी को लेकर भी विवाद था। इसे लेकर दोनों देशों के बीच कई बैठकें हुई। आखिरकार 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में कराची में एक समझौता हुआ। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। साथ ही सिंधु जल समझौता और इसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा गया। इस समझौते में क्या कुछ है, यह भी जल्दी से आपको बता देते हैं। 1960 में यह समझौता हुआ। सिंधु बेसिन की 6 नदियों को पूर्व और पश्चिम में बांटा गया। पूर्वी हिस्से में 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज आईं। पश्चिमी हिस्से में सिंधु, चिनाब और झेलम आई। पूर्वी हिस्से की 3 ही नदियों पर भारत का अधिकार है। पश्चिमी हिस्से की नदियों पर 20% पानी भारत रोक सकता है। सिंधु जल समझौता इसे ही कहते हैं। अब इसमें आप देखिए कि भारत इसमें बदलाव चाहता है और भारत चाहता है कि अब आतंकवाद और ये जल समझौता एक साथ नहीं रह सकते हैं। आइए देखते हैं कि मैप के जरिए कि ये ट्रीटी क्या कहती है। यह है पाकिस्तान का नक्शा और यह है भारत का नक्शा। अब सिंधु नदी निकलकर किस तरह से पाकिस्तान में बहती है, झेलम नदी कहां से बहती है और साथ ही साथ चिनाब नदी कहां से बहती है। चिनाब जो है वो जम्मू के इलाके से होकर बहती है। सतलुज नदी भारत से होकर बहती है। इसके अलावा रावी नदी भारत से होकर बहती है और सिंधु झेलम भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर बहती है। व्यास नदी भी भारत से होकर बहती है और जो नदियां इस तरफ से पाकिस्तान के हिस्से में जा रही हैं, जो पानी इधर से जा रहा है, इस पर भारत अब फुल कंट्रोल चाहता है और भारत चाहता है कि यहां से होने वाला जो पानी, पाकिस्तान को यहां से निकलने वाला पानी जो मिल रहा है, वो अब पाकिस्तान को ना दिया जाए। आतंकवादी घटनाओं के बाद पीएम मोदी ने 2019 में वादा किया था कि पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया जाएगा और अब इसकी तैयारी कर ली गई है। मोदी के फैसलों से पाकिस्तान पर अब सबसे बड़ी जल स्ट्राइक होने वाली है। कैसे, आपको बताते हैं और इससे कैसे पाकिस्तान की कमर टूटने वाली है। पाकिस्तान जाने वाली रावी नदी के पानी को रोकने का फैसला किया गया है। रावी नदी का पानी अब तक पाकिस्तान को दिया जाता रहा है। रावी पर शाहपुर कंडी बांध बनने से पाकिस्तान तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। मतलब पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद होना तय है। मतलब अब तक रावी नदी का जो पानी पाकिस्तान की ओर जाता रहा है, उसे बंद किया जा सकता है। सालाना 12,000 क्यूसेक पानी पाकिस्तान को भेजा जाता था, जिसे पाकिस्तान की आवाम अपनी प्यास बुझाती थी और खेतों में फसल लहलाते थे। लेकिन अब ना तो पाकिस्तानियों की प्यास बुझेगी और ना ही खेतों में अनाज होंगे। इसके साथ ही जल संधि की समीक्षा के लिए नोटिस दे दिया गया है।
जो पाकिस्तान पर एक बड़ा जल स्ट्राइक माना जा रहा है। आइए एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। यह खबर रूस से आई है। आप नौकरी तो करते होंगे, कई लोग आप में से कई व्यूअर्स हैं नौकरी के लिए ऑफिस भी जाते होंगे, लेकिन क्या आपको पुतिन के फॉर्मूले के बारे में पता है? कॉफी लंच ब्रेक आपने सुना होगा, कॉफी ब्रेक भी सुना होगा। आप अगर ये आपको कहा जाए कि लंच ब्रेक के दौरान, कॉफी ब्रेक के दौरान सरकार सेक्स करने की इजाजत दे रही है, तो फिर आप क्या कहेंगे? यह बात खुद सरकार की ओर से कही गई है, रशियन गवर्नमेंट की ओर से कही गई है। भारतीय परिवेश में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन रूस को ऐसा करना पड़ रहा है और यह बात खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कही है। ऐसा सुझाव देना कोई आम बात तो नहीं है, तो क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह? आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले पुतिन की उस अपील के बारे में बता दें जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। रूसी नागरिकों से राष्ट्रपति पुतिन यह अपील कर रहे हैं कि रूसी नागरिकों का प्रोटेक्शन हमारी प्राथमिकता है। नागरिकों की तादाद पर निर्भर है रूसियों का भविष्य। ऑफिस में काम के बीच फिजिकल रिलेशन भी बनाएं। रूसी नागरिक ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अपील का समर्थन करते हुए रूसी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर येवगेनी ने कहा है कि काम का प्रेशर बच्चा ना पैदा करने का बहाना नहीं हो सकता है। लोग काम के बीच ब्रेक लेकर फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। रूसी सरकार की तरफ से काम के बीच में भी फिजिकल रिलेशन बनाने की अपील इसलिए की जा रही है क्योंकि रूस में जन्म दर यानी कि बर्थ रेट तेजी से गिर रही है, जिसमें आने वाले सालों में रूस की आबादी पर बड़ा असर पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि व्लादिमीर पुतिन ने इस तरह की बात पहली बार की हो। रूस की घटती जन्म दर को लेकर पुतिन पहले भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में पुतिन ने रूस की महिलाओं से कहा था कि वो कम से कम 8 बच्चों को जन्म दें। रूस में बड़े परिवारों की परंपरा शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने एक और मौके पर कहा था कि रूस के कई समुदाय आज भी ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए लंच ब्रेक में फिजिकल रिलेशन बनाने की अपील ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि 2022 में उन्होंने ऐलान किया था कि 10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को मदर हीरोइन नाम का अवार्ड भी दिया जाएगा। रूस में यह अवार्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी दिया जाता था, जो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बंद कर दिया गया, जिसे 2022 में रूस में फिर से शुरू किया गया। आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो सोवियत संघ के समय के पोस्टर की है, जिसमें ग्लोरी टू मदर हीरोइन अवार्ड की घोषणा की गई थी। लेकिन पुतिन की अपील क्यों है? जो बर्थ रेट है वो रूस में कितना गिर गया है और रूस यूक्रेन युद्ध से रूस को कितना नुकसान हुआ है, इसे भी समझने की आवश्यकता है। पुतिन की चिंता ऐसे ही नहीं है, वो ऐसे ही फिजिकल रिलेशन बनाने की अपील नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है वो भी जान लीजिए। पुतिन की चिंता यह है कि रूस की जनसंख्या घट रही है। रूस में जन्म दर 1.5 बच्चे प्रति महिला हो गई है। आबादी स्टेबल रहने के लिए जन्म दर 2.1% होने की आवश्यकता है। 1999 के बाद 25 साल के सबसे निचले स्तर पर इस समय रूस की जन्म दर है। जून में 1 लाख से भी कम बच्चे पैदा हुए हैं। जनवरी से जून तक करीब 6 लाख बच्चों का ही जन्म हो पाया है। पिछले साल की तुलना में करीब 16,000 बच्चों की संख्या कम हुई है। एरिया के लिहाज से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है, जिसकी आबादी इस समय 14 करोड़ 46 लाख के करीब है, जो धीरे धीरे कम हो रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद से अब तक 10 लाख से ज्यादा युवा रूस छोड़कर जा चुके हैं और इस साल जनवरी से लेकर जून तक 3,25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो जाहिर सी बात है रूस की आबादी धीरे धीरे कम हो रही है, जो चिंता की बात है। इसलिए रूस में बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। रूस के करेलिया में तो बच्चे की 25 साल से कम उम्र की छात्राएं अगर बच्चे को जन्म देती है तो उन्हें 92,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा रूस में कई अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ बच्चे पैदा करने वाले कपल को दिया जाता है। साथ ही कुछ ऐसे सख्त नियम भी बनाए गए हैं ताकि शादी के बाद लोग तलाक ना ले सकें, जैसे तलाक के समय लगने वाली फीस को बढ़ा दिया गया है। आइए आपको एक और इंपॉर्टेंट खबर जल्दी से बता देते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। देवरिया से खबर बताते हैं जाते जाते आपको। देवरिया में एक दंपति की जान पर बनाई। मंदबुद्धि महिला को चोर समझकर लोगों ने तालिबानी सजा सुना दी, बल्कि इंसानियत को भी तार तार किया। बताया जा रहा है कि महिला को गर्म रॉड से बांधकर पीटा गया। पिटाई से महिला बेहोश हो गई तो उसका पति भी वहां पहुंच गया, लेकिन लोगों ने उसे भी बांध दिया और पति की भी पिटाई की गई। घटना सुरौली गांव की बताई जा रही है। खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद किसी तरह से पति पत्नी को बचाया गया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ
सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया बुल रहा में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली। फौरन लौट रहे हैं।